हेलो दोस्तों, नमस्ते 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 नमस्ते। आ जाइए, जुड़ जाइए। देसी भारत पर लाइव का सिलसिला शुरू हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर होगी बहुत सारी बातचीत, जुड़ेंगे बहुत सारे लोग। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत के इस महामंच पर। लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाए। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही एक पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और कई जगहों पर शेयर किया। उस पोस्टर के ज़रिए आपको बताया कि आज फिर से भोजपुरी सिनेमा से एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ जो है हम आज लाइव करने जा रहे हैं। बहुत सारी बातचीत उनसे करेंगे, बहुत सारा हंसी मजाक का यहाँ पर माहौल होगा। ढेर सारी कविताएं सुनी जाएंगी, ढेर सारे एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे, क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ देसी भारत के इस इंस्टाग्राम लाइव पर जुड़ने वाले हैं, उन्होंने अपनी आंखों से सालों इस भोजपुरी इंडस्ट्री को फलते फूलते देखा हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम जिस महानुभाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। इतने ज़्यादा फेवरेट हैं कि मैं उनको बहुत मानता हूँ। जब भी मैं किसी तकलीफ़ में होता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक अच्छे इंसान के साथ बात कर लेने से कहीं ना कहीं मुश्किलें आसान हो जाएगी, मैं खुद उन्हें फ़ोन लगा लेता हूँ, उनसे बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और भोजपुरी के सभी स्टारों के, सुपरस्टारों के, एक्ट्रेस के, एक्ट्रेसेस के, उन तमाम दर्शकों के भी वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस किरदार में ये आते हैं ढल जाते हैं और अपनी एक अलग ही छाप छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए संजय पांडे साहब का। जी हाँ, संजय पांडे साहब का जोरदार स्वागत देसी भारत के इस इंस्टाग्राम लाइव के महामंच पर। चलिए कोशिश करते हैं संजय पांडे सर को अपने साथ वीडियो के जरिए इंस्टाग्राम लाइव पर जोड़ने के लिए। तो हम अब जा रहे हैं संजय सर को ढूंढने के। इस समय वो कहाँ हैं और संजय सर को जो है हम लाइव पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं संजय सर को लाइव पर जोड़ने के लिए इनवाइट भेज सर के पास भेज दिया है। अगर नेटवर्क बाबा सही सलामत रहे तो कुछ ही पलों में संजय सर हमारे साथ आएंगे। ये देखिए संजय सर आ गए हैं। वाह वाह सर, वाह सर, थैंक यू क्या सो मजा आता है। मच। थैंक यू सो मच देसी भारत को कि आज एक बातचीत का मौका दिया आप लोगों ने। बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, आपको सुनकर, और स्पेशली आपका चेहरा देखने के बाद एक अलग ताकत सी एकदम पूरे शरीर में आ जाती है। और थैंक यू सो मच इस भाई, तरह, थैंक यू। तो दोस्तों आप हो जाइए तैयार। देखिए हमारे साथ हम हमारे आपके सभी के फेवरेट संजय पांडे सर जो हैं जुड़ चुके हैं। हम जानते हैं आपके बहुत सारे ढेरों सवाल होंगे, क्योंकि हमने पहले कहा ही था कि अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए और जवाब का सिलसिला लगातार संजय सर की तरफ से हम जो है लेना शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि क्या हो रहा है लॉकडाउन में, क्या कुछ कर रहे हैं आप। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब किताबें पढ़ता हूँ, अच्छी फिल्में देखता हूँ, अच्छे शोज देखता हूँ टीवी पे, और योगा वगैरह, बड़ा सवेरे वॉक भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा रूटीन फिक्स हो जाता है, सडनली फिर रूटीन टूटता है। शूटिंग के हिसाब से रूटीन बनता है। अभी लॉकडाउन के हिसाब से रूटीन बना है, शूटिंग जल्दी शुरू हो जाएंगी तो फिर उसके हिसाब से रूटीन बनेगा। तो वही है, हो जा रहा है, अच्छा है, ठीक ठाक निकल रहा है। ये है कि हालात जल्दी सुधरे, लोग काम पे जाएं, वो चीज बड़ी दुखदाई है। सब लोग घरों में बैठे हैं, सारा काम रुका हुआ है, इतने लोग हमारे बीच से चले गए हमें छोड़कर, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सब बड़ी दुखदाई हुई। बिल्कुल सर। और वैसे तो आपको एक्सपीरियंस होगा ही, क्योंकि कभी शूटिंग सुबह की होती है, कभी शाम की होती है, कभी आधी रात की होती है, अचानक ही आपको फ्लाइट की टिकट भेज दी जाती है, कभी आप उठे होते हैं, कभी सोते हैं। तो आफ्टर लॉकडाउन आप तो फिट हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो कोरोना में फिट रहने की सोच रहे हैं। सर ये बताएं कि किस तरीके से आप इस महामारी से
बच रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं, डाइट क्या चल रही है, और आपका पूरा दिनचर्या जो है वो किस तरह के खान पान के साथ बीत रहा है? देखिए सारी चीजें जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें वो तो लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, और जो भी हम टीवी पे देखते हैं डॉक्टर्स जो चीजें बताते हैं। योग तो हम डेली कर रहे हैं, योगा तो डेली, बहुत ना कर पाए तो आधा घंटा कर लें, वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। सुबह उठ जाएं, हालांकि लॉकडाउन में सबका रूटीन बिगड़ जाता है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उठ के मैं एक बार बिल्डिंग के पास वॉक कर लेता हूँ लगभग 15 मिनट, और फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ, और गर्म पानी पीता हूँ, और स्टीम ले रहा हूँ। तो यही सारी चीजें हैं जो लगभग इस वक्त तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि क्या करना है। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको ये बता दिया गया है। हर व्यक्ति इस वक्त वैद्य है, डॉक्टर है। सबको पता है कि भाई इम्यून सिस्टम के लिए ये चीजें लेनी है, ये खानी है, ये नहीं खाना है, ठंडी चीजों को छूना नहीं है, फ्रिज से कोई चीज निकाल के ना पानी पीना है, ना कोई ठंडी चीज फ्रिज से निकालनी है। तो मुझे लगता है कि जी पर्टिकुलर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जी लगभग लोग जान चुके हैं कि क्या क्या करना है इस प्रॉब्लम, इस बीमारी में। सर, आपके तमाम फैंस हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। एक बार थोड़ा सा सभी का अभिवादन कर दें आप अपने मैं शब्दों देखता में। हूँ प्रियांशु है, आंशिक है, निशी जी है, संध्या है, ऑफिशियल अंकित है, अभिषेक, हाय अभिषेक, आदित्य जायसवाल है, मिस्टर रैमो। दोस्तों एक्चुअली आज धर्म बाबू से देसी भारत उनके चैनल पे बात करने आए हुए लाइव इंस्टाग्राम पे, तो थोड़ा सा बातचीत को सुन लें आप लोग तो ज्यादा मजा आएगा। पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल और शायद धर्म बाबू के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तवज्जो दें। मगर आप भी अगर हमारी बातचीत सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मुकेश कुमार, प्रकाश पंडित भैया नमस्कार, दीप्ति मिश्रा हेलो, रोशन कुमार हाय, हाय स्वीटी। सर हाँ जी, सर आप उसकी चिंता ना करें सर, मैं आपके फैंस का पूरा का पूरा। फिरोज खान साहब ने लॉकडाउन में आप बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों किताबें टाइम पास के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, किताबें बहुत सी चीजें आपको देती हैं। किताबें सिर्फ टाइम पास नहीं, अगर टाइम पास के लिए देखेंगे तो टाइम पास के लिए तो बहुत सारे साधन है, मगर बुक्स आपको बहुत नॉलेज देती हैं। और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हर डिपार्ट के लोगों को पढ़ना चाहिए जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मगर एज एन एक्टर किताबें बहुत सहयोगी होती हैं, आपको बहुत ग्रोथ मिलती है इससे। हाँ धर्म बोलिए। बिल्कुल, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर ही हमने देखा है कि किताबें पढ़ते हुए आप, मतलब जानबूझ के डालता हूँ सर फोटो, उसको प्रॉब्लम नहीं है कि संजय पांडे फोटो क्यों डालता है अपनी किताब के साथ। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को अच्छी चीजों से भी प्रॉब्लम है। अरे मैं किताब डालता हूँ, AK-47 लेके थोड़ी खड़ा हूँ मैं फोटो पे, अच्छी सी जानकारी दे रहा हूँ, किताबों के नाम पता चल रहे हैं लोगों को। कई लोग मुझसे पूछते कि यार ये कौन सी किताब है। अच्छी चीजों से भी बदहजमी हो जाती है लोगों को, ये मेरे लिए बड़ी सोचने का विषय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इस मसले पर मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहला तो ये कि आपको लोगों ने गन मशीन, बंदूक, तलवार, लाठी और जाने क्या क्या चीजें लेकर देखा हुआ है पोस्टरों में, और उसी वजह से आपको लोग पसंद करते हैं। अब अचानक से इस महाखलनायक के हाथ में बुक और किताब देखे लोग, तो पहला तो ये अचंभा होगा। धर्म बाबू वो कैरेक्टर के हाथ में होता है ना, गन मशीन, चाकू, छुरी और औजार जो लेके चलता है वो किरदार लेके चलता है। अदाकार तो यही है। संजय पांडे जो एक्टर है वो तो ऐसे ही है, उसे तो बुक्स पढ़ना पसंद है, अच्छी फिल्में देखना पसंद है, और बहुत सारी चीजें जो मुझे सपोर्ट करें मेरी एक्टिंग में वो सब मैं देखना सुनना पसंद करता हूँ। मैं सुनता बहुत हूँ लोगों को। हाँ किरदार वैसा रहता तो गन मशीन लेके घूमना पड़ता है, मगर वो सब नकली होती है। सर लेकिन अभी आपने मतलब विवादित बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन कभी कभी निकल जाती है सर, वो थोड़ा सा आप प्ले कर लीजिएगा, खेल लीजिएगा। बट वो कौन लोग हैं सर जो चिढ़ रहे हैं आपसे किताबों वाले तस्वीरों पर भी? पता नहीं, पर मुझे लोग बताते हैं कि मतलब कई बार लोगों का रिएक्शन पता चल जाता है कि अरे भैया संजय पांडे बहुत बड़े पढ़ंता हो गए हैं, बुक्स लेके फोटो खिंचा रहे हैं, डाल रहे हैं। मेरे अपने ही लोग हैं, मतलब जो मस्ती में भी बोलते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि आप दुनिया का कोई भी काम करेंगे। बहुत छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूँ। एक पिता पुत्र गधे के साथ जा रहे थे, लोगों ने देखा, बोले अजीब गधे हैं, गधा साथ में और दोनों पैदल चल रहे हैं।
तो बेटे ने कहा कि बाबू आप बुजुर्ग हो, आप बैठ जाओ, है? तो पिताजी को बिठा दिया। लोगों ने देखा, बोले अरे अजीब है बाप, है? बच्चा पैदल चल रहा है, अरे खुद गधे पे बैठा हुआ है। बाप ने कहा बेटा तू बैठ जा, मैं पैदल चलता। थोड़ी देर चले, फिर लोगों ने देखा, बताओ बुजुर्ग बाप पैदल चल रहा है? तो जवान बेटा गधे पे बैठा है। तो आप किसी भी कन्वर्ट जाइए सर, जिनको आलोचना करना है वो तो करेंगे, वो तो आपको पॉइंट ढूंढेंगे आपकी आलोचना का। मतलब आपकी अच्छाइयों में भी बुराइयां खोजने का टैलेंट तो है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के पास है जो अच्छाई में बुराई खोजते हैं, तो उनके ऊपर बहुत टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर आपके साथ मैं सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ हूँ, आपके फैंस के लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ, और ज्यादातर मैं उन सारे ही स्टारों और सुपरस्टारों के साथ फैन लिस्ट में शामिल ही हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, जो भोजपुरी सिनेमा में इस समय कार्यरत हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जब से ये बुक वाली तस्वीरें डालनी शुरू की है, लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू किया है, और काफी लोगों ने सेम प्रोफाइल की पिक्चरें जो है डाली भी हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छाई वाले कमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि पढ़ते लिखते वाली तस्वीरें डालने पर लगता है आदमी जेंटलमैन है, पढ़ा लिखा है। पॉजिटिव एक चीजें तो फैलती हैं, लोग सकारात्मक चीजों को थोड़ा लेट एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जस्ट लाइक पंचायत घर है, फेसबुक खासकर, तो वहां पर अगर आप सडनली एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें कोई विवाद ही नहीं है, जिसमें कोई ऐसी चर्चा वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे पेज पर लोग 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख लोग लाइक कर रहे हैं मेरी वो बुक वाली पोस्ट, और कई लोग, इट मीन्स कि लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ना थोड़ा कठिन काम है, सिनेमा में एक एंटरटेनमेंट है, पढ़ने में एंटरटेनमेंट नहीं है, आप थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं, क्योंकि आप होते हैं, किताब होती है, सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, उसमें कोई मिर्च मसाला कुछ नहीं होता है। तो धीमे धीमे मुझे लगता है मेरे दोस्तों को और वो तमाम लोग, ये बात मैं आज आपके इस लाइव के माध्यम से बता दूं कि वो तमाम लोग जिन्हें एक्टर बनने की ख्वाहिश है, सबसे पहला काम करें किताबें पढ़ना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही किताब, जो आपको मनोरंजन दे अच्छी किताब है। आपका मन करता मायापुरी पढ़ने का, सारा मायापुरी पढ़ो, पढ़ने की आदत है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि पढ़ना मुझे भी नहीं पसंद है। मैं बस 15 मिनट पढ़ लूं तो ऐसा लगता है आंख दुख रही है, क्योंकि आजकल विजुअल का जमाना है, जब तक देख नहीं ले तब तक मजा नहीं आता। कोशिश की मैंने आपको देख करके। बढ़ती है विजुअल, जब आप टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो जो डायरेक्टर आपको दिखाता है वही आप देख रहे होते हैं, उसमें आपकी कोई कल्पना, अपनी इमेजिनेशन नहीं होती। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं, आप इमेजिन करते हैं सीन, तो आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है ना, तो वो अच्छा है, आप ग्रो करते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल सर, इमेजिनेशन, ये जो शब्द है, इस शब्द से मेरे जहन में 2 सवाल आए हैं। सर पहला तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, तमाम लोग भी जानना चाहते हैं, पढ़ने की, यहाँ लिखने की बात हो रही है, सर क्या एजुकेशन है आपका? आज तक इतनी सारी बातें की है मैंने, लेकिन आज तक मैंने एजुकेशन के बारे में आपसे कभी नहीं पूछा। सर बताइए ना कैसे। लोगों को सवाल ही सब पूरे रिपीट सवाल होते हैं, आप अच्छे सवाल लेकर आए हैं। मैं एमए हूँ संस्कृत से, संस्कृत लिटरेचर से। वाह, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर से, मैं एमए इन संस्कृत। संस्कृत में भी जबलपुर से? हाँ जबलपुर, मैं एमपी में रहा हूँ ना बचपन से, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग वजह से मैं एमपी की। तो संस्कृत में जैसे होता है संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर, और ज्योतिष में ज्योतिषाचार्य लोग होते हैं, व्याकरणाचार्य होते हैं। मैं साहित्य से, साहित्य थोड़ा हिंदी मीडियम वाला माध्यम है, सवाल जवाब क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, कुछ उस तरीके में इजी पड़ता है, बहुत टफ हो जाता है संस्कृत से, जो संस्कृत मीडियम से जो पढ़ता है। मैं हिंदी मीडियम से संस्कृत पढ़ा। क्या चल रहा था आप जब साहित्य कर रहे थे, एमए कर रहे थे, जहन में क्या चल रहा था आपके उस समय कि करना क्या है आपको? क्या एक्टिंग शुरू से? एक्टिंग तो डिसाइड थी, संस्कृत से एमए तो मैंने अपने पापा की लिखी। मेरी और मेरे पापा के बीच में एक डील हुई थी कि मैंने कहा पापा मुझे तो एक्टर बनना है। ये क्लास 10 के बाद मैंने बता दिया कि मैं एक्टर बनूंगा। कहीं कोई शख्स बाहर नहीं था इस पे, तो बोले बेटा लेकिन अनपढ़ अभिनेता मत बनो, लोगों को ये ना लगे कि पढ़ नहीं पाया पांडे जी का बेटा तो एक्टर बना, तो पढ़े लिखे एक्टर बनो। मैंने कहा पापा पढ़ाई का क्या काम एक्टिंग? बोले बहुत काम लगता है, विद्वान सर्वत्र पूछे,
विद्वान आदमी हर जगह पूजा जाता है, राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। तो बोले पढ़ाई करो, पढ़ लिख के एक्टर बनो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एमए कर लो। मेरी इच्छा तो मैं एमए करूँ। मैंने कहा आप मुझे एक्टर बनने में नहीं रोकेंगे? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने बीए में भी संस्कृत लिया था, बीए में मैंने संस्कृत लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस लिया था। फिर एमए मैंने संस्कृत से किया। लेकिन आपको एक ट्रेजेडी बताऊं धर्म बाबू, अब आपने पूछा, थोड़ा सा स्टोरी पे जाता हूँ। जी जी अपने जी प्लीज। कॉलेज अपने कॉलेज से संस्कृत में एमए करने वाला मैं इकलौता था। वाह, क्या बात है, क्या बात। मुझे समझ में नहीं आता था क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं पूरे शहर में खोज रहा था उन लोगों को जिन्होंने संस्कृत से एमए किया हो, कोई तो मिले, ये तो पता चले किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। लोगों को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते जबलपुर से लेकर कटनी ढूंढता रहा। हंसी तो तब आई जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया और बैठा, तो जैसे ही बोला कि हाँ संस्कृत से, तो सारे लोग मुड़ के मेरी तरफ देखे जब मैं हाथ उठा के खड़ा हुआ। पूरे लड़के लड़कियां जो बैठे हुए थे सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि कोई जोकर आ गया है, ऐसे देख रहे हैं मुझे। देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है। मैं 94 में मैंने एमए किया। बोले अच्छा खासा हैंडसम लग रहा है, ये संस्कृत से एमए कर रहा है। मतलब वैसे खड़ा हुआ, सोचो सर, यूनिवर्सिटी ने प्रिंट करने की भी जहमत नहीं उठाई, मेरा पेपर टाइप करके आया। आप सोचिए, कॉलेज का पेपर प्रिंटेड आता है ना, प्रिंट होकर आता है, लेकिन इतना खर्चा भी यूनिवर्सिटी ने नहीं उठाया, मेरा पेपर टाइप करके आया था। मैं इसके देख रहा था अपना पेपर और सबका पेपर, कि मेरा पेपर टाइप करके भेजा गया था, प्रिंट का खर्चा भी नहीं उठाया कि ये 5-6 लोग हैं पूरे जबलपुर से कर दे, इनके लिए हम प्रिंट क्या करवाएं। लेकिन किया मैंने और अच्छे से होगा। थोड़ा टफ है, संस्कृत बहुत टफ है, और उसका मुझे बहुत फायदा मिलता है। मेरी जबान बहुत साफ हुई, बहुत कम मैं डायलॉग बोलते वक्त फंबल मारता हूँ, वरना मैक्सिमम लोग जो फास्ट बोलते हैं तो फंबल मार जाते हैं। उस संस्कृत का असर मेरी याददाश्त तेज हुई संस्कृत की वजह से, क्योंकि संस्कृत में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो अगर मैं लाइफ में हर जगह पॉजिटिव चीजें खोजता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव चीजें देखूं तो संस्कृत से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन किया। सर धन्यवाद आपका भी कि आपने इतने अहम क्वेश्चन का इतने प्यार से जवाब दिया। इसके साथ साथ हम लोगों को एक कहानी भी पता चली कि भाई संस्कृति, जब आप उठे होंगे, बाप रे, लंबे चौड़े कद के, गोरे तगड़े हैं, बाल आज भी आपके बहुत खूबसूरत है। ये जोकर, ये कौन है पागल, संस्कृत पढ़ रहा है। सर मैंने जो कहा था कि 2 सवाल है, एक पूछूंगा दूसरा रहूंगा, तो दूसरा वापस पूछूंगा, लेकिन इससे पहले एक बार मुझे ये भी बता दीजिए, मुझे क्या, हम सभी फैंस को अपने बता दीजिए, तो कैसे भोजपुरी की पहली फिल्म कैसे मिली, या सिर्फ भोजपुरी नहीं, एक्टिंग का पहला प्लेटफॉर्म आपको कैसे मिला सर, किस तरीके से आपका एंट्री हुई है? एक्चुअली आया था उस वक्त तो बहुत स्ट्रगल था। अब तो लोगों के पास बहुत साधन है, साधन जहाँ ज्यादा हुए वहां साधना। जब साधन नहीं थे तो साधना थी। बहुत साधन किया हमने, साधना की हम लोगों ने। अब जब साधन आ गए हैं तो लोगों की साधना कम हो गई है। उस समय बहुत स्ट्रगल था, मतलब 2-3 चैनल थे, जी टीवी था, DD1 था और स्टार प्लस नया नया लॉन्च हुआ था। सर अब तो ये है कि आप अपना फोटो मेल कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इतने चैनल, इतने प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, फिल्में हैं, सब है। उस समय इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे हमारे लिए। मतलब हकीकत ये थी कि लोग ऑफिस में घुसने भी नहीं देते थे, मिलने नहीं देते थे। चपरासी रोक लेता था हमें, चपरासी बोल देता था क्या है। और जैसे ही आप एक्टर बताओ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी बिरादरी के लोग आ गए हैं। सबसे ज्यादा ह्यूमिलेशन एक्टर को ही बर्दाश्त होता, ह्यूमिलेट होता सबसे ज्यादा एक्टर। चपरासी बोलता फोटो दो, चपरासी फोटो लेके रख लेता था। जाओ साहब कहाँ है, वो साहब मीटिंग में, कुछ नहीं साहब अंदर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बैठ के। कोई बिजी नहीं होता था। लोग इतना इतना वो करते थे, परेशान करते थे कि हिम्मत टूट जाती थी। खैर वो सबने किया है, मेरी कोई ग्रेटनेस नहीं है। जो लोग भी आज हैं किसी मुकाम पर, वो बहुत संघर्ष करके आए हैं, लेकिन ये शहर आसानी से नहीं देता, निचोड़ देता है। और करते 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 कई बार ऐसा लगा लौट जाए, नहीं होगा। पहला सीरियल मुझे मिला था स्टार प्लस का, जिसका नाम था अंतराल। मेरे एक मित्र हैं कंचन घोष, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद में उन्होंने भेजा था, जिसकी प्रोड्यूसर थी अपराजिता शाह, और उनसे मिला, उन्होंने डायलॉग पढ़वाया, मैंने पढ़ाया तो बोली तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। मैं मन में सोचा इसी के दम पे तो चले आए। तो वो सीरियल था, और पहला वो मिला मुझे ओमपुरी जी के साथ। पहली बार कैमरा फेस किया सामने ओमपुरी। अब आप सोचिए, रात को हम एक जगह पार्टी कर रहे थे,
आज सवेरे मेरा शूट था, तो मेरे दोस्त थे और मेरे गुरुजी सत्यदेव दुबे जी बैठे थे, उनके बगल में नसरुद्दीन शाह जी बैठे थे उस पार्टी में। ये लोग बाहर बैठे हुए थे, अंदर पार्टी चल रही थी, सब हमारे थिएटर ग्रुप की, मैं दुबे जी के ग्रुप में थिएटर करता था, प्लेस वगैरह करता था। तो बाहर नसीर भाई बैठे हैं, दुबे जी बैठे हैं, पंडित सत्यदेव दुबे। तो जब मैं गया तो मैं से बोले मौलाना साहब जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि तू निकल जा, तू पार्टी एंजॉय मत कर, तेरी सुबह शूटिंग है, तू निकल जा। पार्टी चल रही थी लोखंड वाला में, हम रहते थे दहीसर। मैं बोला ठीक है, मेरे को भेजिए। मैं गया दुबे जी के पैर छुआ, दुबे जी बोले सुनो सुनो, आंखों में फोकस रखना। उनकी नजर में दो एक्टरों का फोकस सबसे स्ट्रांग था, दुबे जी की नजर में अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान। बोले बेटा फोकस रखना है। और ठीक है सर, पैर छुआ, जाने लगा। नसीर भाई से मिलवाइए संजय पांडे को, कल इसका सीरियल है, शूटिंग है कल इसकी। फिर मैं जाने लगा, फिर रुको 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 इधर आओ। तो जैसे एक पिता अपने बेटे को भेजता है ना सफर में नौकरी करने, बेटा जा रहा है, दुबे जी मुझे वैसे बच्चों जैसा समझा रहे थे, बेटा सुनो सुनो, डायरेक्टर से बहस मत कर, वो जो भी कहे, अगर वो गलत भी कह रहा है तो तर्क वितर्क मत करना, उसकी बात को मान लेना, वो गलती मत करना जो तुम्हारे गुरु ने की। ये उन्होंने लाख रुपए की बात कही थी सर। वो दिन और आज का दिन है, कोई डायरेक्टर कह दे कि संजय पांडे ने किसी से बहस की बात, ये करना है, ओके सर, करेंगे सर। वाह क्या, वाह क्या बात है। और दुबे सर ने आपको ये 1 लाख रुपए की बात कही थी, और ये बात सर मैं आपकी आज रख लेता हूँ। अब तो ये मिलियंस व्यूज के मतलब तुलना में आ चुकी है, तो ये बात मैं हाँ आपकी रख मतलब लेता हूँ। दुबे जी जो दर्शक है वो नहीं जानते, जो लोग हमारे जो फॉलोअर्स हैं कि ऐसे थिएटर में तो बहुत बड़ा नाम है पंडित सत्यदेव दुबे, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अरे सर सर बहुत बड़ा नाम। हाँ, हाँ, तो उन्होंने दीवार फिल्म में है बच्चन साहब के साथ, जो पहला कुली मारता है पैसे देने से मना करता है कि आज मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी बहन की शादी, वो थे पंडित सत्यदेव दुबे। वो उन्होंने, फिर मैं वाह भोपाल गया, भोपाल में मेरे बंसी कौल जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ भी बहुत कुछ सीखा मैंने। भोपाल से फिर मैं बॉम्बे आया, मैं डायरेक्ट बॉम्बे नहीं आया सर, मैं कटनी से भोपाल गया। भोपाल में रंग विदूषक हमारा ग्रुप है भी, उसमें हमारे डायरेक्टर थे बंसी कौल जी, उनके साथ बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत थिएटर सीखा, एक्टिंग के बारे में बहुत जानकारी ली। फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे में दुबे जी को ज्वाइन किया, फिर 2 साल किया। अब तो जनाब लोग फटाफट कुड़िया खोलो, पियो और एक्टर बन जाओ। यह तो सीधे प्रोड्यूसर से बहुत अच्छा आप जमा लो और तुरंत ही तो बिना किसी हाँ, ट्रेनिंग के सीधा सेट पे ही आ जाओ। हम मतलब ये जितना पैसा, जितनी मेहनत ये प्रोड्यूसर सेट करने में लगाते हैं, फिल्म बनवाने में लगाते हैं, उसका अगर एक थोड़ा सा भी हिस्सा अपने ऊपर खर्च कर ले एक्टिंग सीखने में, तो बहुत फायदा हो जाएगा, मुझे ऐसा वाह लगता वाह क्या बात है। सर अब उस अहम सवाल के पास आते हैं। आपने कहा किताबें पढ़ते हैं तो लोग पढ़ते पढ़ते इमेजिन करते हैं, अपने दिमाग में विजुलाइज करते हैं। आपके परम मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो अब निर्देशन की दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। मैं फिलहाल यहाँ बात कर रहा हूँ अवधेश मिश्रा सर का। बड़ी इज्जत है। करता हूँ मैं उनकी। अवधेश अवधेश मिश्रा सर जी का सर जुगनू फिल्म का पहले पोस्टर आया था, ट्रेलर आया है, जिसमें उन्होंने एक्टिंग ही नहीं की है बल्कि लिखा भी है फिल्म को, और साथ ही साथ निर्देशन भी किया। सर सबसे पहले आप बताएं कि क्या आपने ट्रेलर देखा? हाँ ट्रेलर देखा ना, कैसी बात कर रहे हैं जनाब, मैं तो पहली फुर्सत में ट्रेलर देखा मैंने। और मेरा ये कहना है कि देखिए, हमारे इंडस्ट्री में नो डाउट डायरेक्टर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है जी। कि जब एक एक्टर डायरेक्टर बना तो हम्म। सर फिर इतिहास ही बना है। वो चाहे गुरुदत्त साहब हो, राज कपूर साहब हो, या फिर आपके फिरोज खान साहब हो, आप देख लीजिए ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो एक्टर हैं जो डायरेक्टर बने, और उन्होंने बहुत अच्छी, आमिर खान साहब को देख लीजिए, उन्होंने बनाई तारे जमीन पर, डायरेक्टर, तो एक बहुत अच्छी फिल्म बनी। अब कुछ लोग इसमें ढूंढ रहे होंगे उनके नाम जिन्होंने खराब फिल्में बनाई है, तो वही पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी ढूंढने वाले लोग। हम्म। हाँ, एक मिनट। तो जी दोस्तों, संजय सर ने 1 मिनट कहा है, शायद नेटवर्क को लेकर कोई इशू हो रहा है, लेकिन जल्द ही हम उन्हें वापस से अपने साथ जोड़ेंगे। और हम बात कर रहे थे अवधेश मिश्रा सर के जुगनू फिल्म के ट्रेलर की, जिस पर संजय पांडे सर अपना रिएक्शन दे रहे थे। और फिर एक बार हमारे साथ संजय पांडे सर जुड़ चुके हैं। तो सर, आवाज आवाज नहीं आ रही सर आपकी? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
आवाजिया काहे नहीं आ रही? सर आवाज, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? सर एक बार, सर एक बार आप काट दीजिए, मैं वापस से आपको लाइन पर लेता हूं सर। एक बार आप काट दीजिए, मैं फिर से आपको लाइन पर लेता हूं। सर मेरी आवाज आ रही है अब तक सर? दोस्तों ये बताएं सबसे पहले, क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई भी एक सज्जन जो है मेरी, ये बताएं कि प्लीज क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो मैं फिर एक बार संजय सर को अपने साथ जोड़ता हूं। क्या शायद तकनीकी परेशानी, समस्या जो है वो मेरी तरफ से। मित्रों, दोस्तों, हमारे बड़े भाई संजय, अच्छा, ओके, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है और मैं अब वापस से संजय सर को जोड़ने जा रहा हूं। संजय सर को फिर एक बार मैं इनवाइट दे रहा हूं और कुछ ही देर में हमारे साथ फिर वो जुड़ेंगे। संजय पांडे सर को मैंने इनवाइट, निमंत्रण वीडियो का भेज। हाँ, और आ रही आवाज मेरी? यस सर, आपकी आवाज फिर आ रही है। चलिए वो तो सर हम ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं सर, हम उसी सवाल पर फिर एक बार जा रहे हैं कि हाँ, अवधेश मिश्रा सर का आपने जुगनू फिल्म का ट्रेलर देखा। अगर मैं 3 खूबियां पूछनी चाहूं तो कौन सी वो 3 खूबियां लगी सर आपको, या उससे ज्यादा लगी? पहली खूबी तो ये है कि हमारे, आप उस ट्रेलर की बात कर रहे हैं ना? जी, जुगनू फिल्म ट्रेलर। हमारे बीच का हमारे एक भाई और एक बहुत अच्छे एक्टर वो लीड में है। हम जिन फिल्मों के दौर की बात करते हैं, इरफान साहब का दौर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वैसी फिल्में जो हिंदी में बन रही वो हमारे भोजपुरी में नहीं बनती थी। तो अवधेश जी जब आए तो उम्मीद जगी कि बहुत कल को मुझे भी कोई लीड में लेके बना सकता है फिल्म। ये बड़ी उम्मीद जगाई अवधेश मिश्रा ने, इसका क्रेडिट अवधेश मिश्रा को जाता है। और उसके बाद हाँ, टिपिकल फिल्म नहीं लग रही है, एक अलग सब्जेक्ट की फिल्म लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कहानी बहुत अहम है इस फिल्म की। और तीसरी बात यह कि भाई अपना डायरेक्टर बन गया है अवधेश मिश्रा, मतलब हमारे विलेन बिरादरी का डायरेक्टर। ये शायद भोजपुरी की पहली एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें कि कोई विलेन डायरेक्टर बना है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही हाँ, हिंदी फिल्मों में हीरो डायरेक्टर बनते थे, कोई ऐसा करेक्टर एक्टर या विलन जो है वो आज तक मुझे याद नहीं कि डायरेक्टर बना हो। पहली बार ऐसा हुआ। तो ये 3 खास चीजें तो है और हम सबकी दुआ है कि फिल्म बहुत सफल रहे। बिल्कुल सर, सिर्फ अवधेश मिश्रा ही सर नहीं, बल्कि मनोज टाइगर साहब हैं इसमें, यहाँ तक कि देव सिंह हैं, सिंह मटरू है, वो तो संत बन गए हैं। नहीं, संत नहीं बन गए। अरे आप मनोज जी को कहा संत बना रहे हैं? मनोज जी बहुत जल्द डायरेक्ट करने वाले हैं। मैं नहीं हूँ सर, आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखिए सर, वो खुद ही कहते हैं मैं संत हो गया हूँ, बहुत मेहनत की अभिनेता बनने में, अब साधु संत बनने में मेहनत कर रहा हूँ, दूरियां बना रहा हूँ, खुद ही कहते हैं। अरे मंदिर जो उन्होंने मंदिर बनवाया है मनोज जी ने, तो लॉकडाउन में शाम को उस मंदिर पे बैठते हैं, जाके पूजा पाठ करते हैं। संत नहीं बन गए महाराज। अभिनेता कभी अभिनेता वो तो आपको उनको विरोध करना पड़ा दे कि चले गए आश्रम में। नहीं, मनोज जी मेरी उनसे लगभग बात होती है और हाँ, उनका अध्यात्म की तरफ आकर्षण बढ़ा है, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन संत नहीं बन गए। और अभी अवधेश जी की फिल्म में वो भी है, मटरू जी भी है, देव सिंह है। मैं अवधेश जी की अगली फिल्म कर रहा हूँ जो वो लॉकडाउन के बाद शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम शायद अजनबी है, तो उसमें मैं रहूंगा। इन 2 फिल्मों में मैं नहीं रह पाया उनके साथ, मैं रहूंगा। मतलब कितना मजा आएगा, आप जिनके साथ में स्क्रीन शेयर करते थे, आप उनके निर्देशन में एक्टिंग करते नजर आएंगे। आपको वो डांटेंगे, आपको एक अलग वे में ले जाएंगे, आपको रूप रंग देंगे, आप झेल पाएंगे उनको? अरे मैंने तो गुरु मंत्र लिया है, डायरेक्टर से कभी बहस नहीं करना।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मैं देर तो पहले, कुछ देर पहले। मैं तो वो बात मैं कर रहा हूँ, ये 99 की बात है उस वक्त की, और तब से वो बिल्कुल मुझे जैसे कहते हैं ना, ताबीज बना के दिमाग में बिठा लिया है मैंने। और अवधेश जी बहुत हाँ। अच्छे डायरेक्टर, क्योंकि एक्टर बहुत अच्छे हैं, और एक्टर जब डायरेक्टर बनता है ना तो उसका एक पक्ष तो बहुत मजबूत होता है, और वो होता है हाँ। अभिनय पक्ष। हम्म। वो किरदार को बहुत बेहतर समझ पाता है और कलाकार को बता बहुत अच्छे से पाता है कि बहुत एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ। कई बार निर्देशक फंस जाते हैं कि यार मैं इसको जो बताना चाह रहा हूँ समझ नहीं पा रहा, भाई ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। मगर जब एक्टर डायरेक्टर होता है तो वो बता भी देता है कि भाई सुन, अब देख जैसे मैं बता रहा हूँ करके ये समझ ले। हालांकि वो बहुत शॉर्टकट है, मैं उसे बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन समझाने के लिए डायरेक्टर को मजबूरी में करके बताना पड़ता है। और अवधेश जी तो कंप्लीट एक्टर है, सभी तरह की भूमिकाएं उन्होंने बहुत बेहतर की है, तो मजा आएगा, मुझे लगता है अच्छा लगेगा, नया होगा कुछ। तो क्या मानकर चले कि आप भी आगे चल के डायरेक्शन कर सकते हैं फिल्मों का? हम आपको देखिए भी क्या, एज ए डायरेक्टर देख सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं। आदमी पंचायत को चुनाव लड़ता है, प्रधानी का चुनाव लड़ता है, उसके बाद वो विधायक बनता है, फिर एमपी बनता है, फिर मंत्री बनता है। एक्टर की ग्रोथ डायरेक्टर पे ही जाके खत्म है। एक्टर क्या करेगा आप बताइए। लोग मुझसे कहते हैं कि आप कॉमेडी करते हैं, अच्छा कर रहे हैं कॉमेडी, तो मैं पूछता हूँ कि विलन कब तक करता, क्या करता? गांव के गांव जला दिए, हीरो के माँ बाप को मार दिया, हाँ, गन लेके सबको खत्म कर दिया, लूट पाट, चोरी डकैती, कितना भाई, हिंसा कितनी, कितनी धर्म के, हीरोइनों को छेड़ा। हाँ, कब तक? तो अब मुझे लगता है कि उसके बाद मैंने कर लिया कॉमेडी। तो अगर मुझे लगता है कि लेकिन अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अवधेश जी हो गए, सर माफ कीजिएगा, निर्देशन आसान नहीं है। मेरे को अभी भी शॉट देते हुए कई बार एंगल समझ में नहीं आता कि किधर, तो मैं पूछता हूँ सर अभी तो मैं इधर था, ये कैसे? तो बोलते हैं सर थोड़ा चीट कर रहे हैं, आप इधर लुक दे दीजिए। नहीं, मेरी मम्मी कहती थी कि ये भैया आन के सेनूर देख के लेलार ना फोड़ल जाला, कि अगर अवधेश मिश्रा डायरेक्टर बने तो अगली फिल्म मैं भी लेके आ जाऊं। नहीं, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, मैं डायरेक्ट कर सकता। सर 1 2 सीन समझा देना अलग बात होती है, 3 घंटे की पूरी फिल्म, बाप रे, मजाक नहीं है। करूंगा लेकिन वक्त आने पर। बिल्कुल सर। काफी समय ले चुके हैं आपका, 1 घंटा हो चुका है हमें बात करते हुए, अरे लेकिन आप मेरे पता अभी भी नहीं, कुछ सवाल बचे हैं। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ सर। हाँ बोलिए। जैसा कि आज एक बहुत खुशी की बात है, एक बहुत बड़ा सॉन्ग आज रिलीज हुआ है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का, परदेसिया। ओके। आज रिलीज हुआ है उनकी आवाज में। तो आपने देखा कि नहीं, पहला सवाल। नहीं अभी नहीं दूसरा देखा। सवाल, नहीं देखा तो आपको बताएं सर, कुछ देर ही पहले रिलीज हुआ ये गाना जो है, 1 मिलियन के आसपास व्यूज अभी पहुंचने वाला है इस गाने वेरी को। गुड, वेरी गुड। परदेसिया सॉन्ग आपको याद होगा, महानायक अमिताभ बच्चन साहब और हाँ, रेखा जी पर फिल्माया गया एक एक फिल्माया गया था, सर राजेश सवाल मेरा रोशन जी ये का है म्यूजिक। कि इस, हाँ, बिल्कुल मेरा सवाल ये है कि धुनों की कमी होते जा रही है, और इस तरीके से बॉलीवुड के बड़े बड़े जो धुने हैं, गाने हैं, उनका रिमिक्स भोजपुरी में लाना आपकी नजर में किस तरीके से आप देखते हो इन चीजों को? भोजपुरी में क्यों, ये तो हिंदी में भी आ रहा है, हिंदी की फिल्मों में डालते हैं लोग। वो जो गाना आया था उस फिल्म में, सिम्बा में, वो कितना बड़ा हिट हुआ था वो गाना, वो अरशद वारसी की फिल्म का था। और रईस फिल्म में जो गाना था, लैला में लैला, जब मैं इस गाने को गुनगुना रहा था घर में तो मेरी बेटी बोली पापा ये पुराना गाना है क्या? मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, नए गाने तो आपको आते नहीं है, ये पुराना गाना है, लगता है रिमिक्स है। मैंने कहा हाँ बेटा, लैला में लैला कुर्बानी फिल्म का गाना है, रिमिक्स है ये जो रईस में आया है। तो भोजपुरी में कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत कर रहे हैं, हिंदी वाले ले रहे हैं कि जब ऐसी कंपोजिशन नहीं आ रही है या उन कंपोजिशन में वो बात है, लोगों को लग रहा है इसे रिपीट करना चाहिए, आज की जनरेशन को इन धुनों से वाकिफ कराना चाहिए, तो लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके सर, मेरे ही इंटरव्यू में कई बार इस तरह की चीजें निकल चुकी हैं, आपसे भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें भी 2 सवाल। पहला तो ये कि आप अपने आप को भोजपुरी का कितने नंबर का टीआरपी में, नंबर 1 आप हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कौन से नंबर पर आप अपने आप को समझते हैं? अगर मैं किसी एक रेस में होता तो मैं कह सकता था कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 हूँ। मैं तो कॉमेडी भी कर रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार भी कर रहा हूँ, मैं
विलन भी कर रहा हूँ, पैरेलली तीनों चीजें चल रही है, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊँ? और ये चीजें दर्शक डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ पर है। अपने मुंह में या मिट्टू वाली बात हो जाएगी कि मैं कहूँ, लेकिन मैं किसी एक उसमें हूँ नहीं। मैं अब मतलब बोलूँ तो आलू हो गया हूँ जनाब, मतलब भिंडी के साथ भी जा रहा हूँ, गोभी के साथ भी जा रहा हूँ, मटर के साथ भी जा रहा हूँ, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कहाँ नंबर बनूं? ये है कि दर्शक, इस बात के लिए दर्शकों का बहुत बहुत थैंक यू कि वो मुझे तीनों में प्रॉपर एक्सेप्ट कर रहे हैं। वरना धर्म बाबू में डर गया था कि विलन छोड़ के कॉमेडी किया तो विलन से भी ना चला जाऊंगा, लेकिन अब वो सारी चीजें चल रही है। थैंक यू सो मच ऑडियंस। लेकिन आपके नजर में भोजपुरी का नंबर 1 सुपरस्टार कौन है? फिर वही बात कर रहे हैं आप, मैं डिसाइड कैसे कर सकता हूँ जनाब? मैं कैसे सरपंच? आप मुझे क्यों सरपंच बना रहे हैं? हमारे दर्शक, जनता जनार्दन एक शब्द आता है धर्म बाबू, तो जनता जनार्दन है, वो तय करती है। मैं आप तय नहीं करते, या मीडिया, नाम मीडिया देता। सुपरस्टार शब्द किसने निकाला? पहले सुपरस्टार राज खन्ना, सुपरस्टार शब्द मीडिया ने निकाला, किंग स्टार निकाला, उसका दुनिया भर की। है तो आप लोग तय करिए, हम अभिनेता तो अपना काम करते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर देखा गया है स्टारों ने खुद ही अपने नाम के आगे अपना पद लगा लिया है, और आज लड़ाई भी इसी बात की चल रही है। अपने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर आकर फैन से लोग कहते हैं कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं ये स्टार हूं, मैं वो हूं। तो ऐसी चीजें को आप कैसे देखते हैं? अब एक्चुअली स्टार हट गया है दरअसल। पहले होता था सितारे, स्टार, अब वही स्टार हो गया है सुपरस्टार। अब वो सुपरस्टार वाली बात नहीं रही कि पहले सुपरस्टार राज खन्ना, फिर बच्चन साहब है, तो अब वो सुपरस्टार, स्टार बढ़ के सुपरस्टार हो गए, अब स्टार नहीं रहा। तो आप सुपरस्टार को कोई अलग से कैटेगराइज मत करिए, अब सब सुपरस्टार हैं। जैसे सब स्टार थे ना, वैसे अब सुपरस्टार है सब, कोई अलग नहीं है, सभी सुपरस्टार है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, वो स्टार हट चुका है वो। बिल्कुल। बस अब ये बताएं सर, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते कि क्या समझते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कहां तक पहुंच चुके हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य क्या है? सर मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री को बस ये समझिए कि अगर आप रीच की बात करें, कि दर्शकों की बात करें, अगर हम दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो हिंदी के बाद अगर कोई इंडस्ट्री है तो सिर्फ भोजपुरी है, उसके बाद सारी इंडस्ट्रियां हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी प्रोग्रेस कितनी है, हमारी फिल्में कितनी ग्रो कर गई, हम कहानियों पे कितना काम कर रहे हैं, एज एन एक्टर हम कितना काम कर रहे हैं चीजें के ऊपर, तो थोड़ा सा हम पीछे हैं। अभी हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। कुछ रायतें जो भूतकाल में फैले हैं, पहले उन रायतों को समेट कर हमें भविष्य की नींव बनानी है। और सर, ये जो हल्के फुल्के मन मुटाव होते हैं, कोल्ड वार जिन्हें कहा जा रहा है, आपस में, परिवार में नहीं होता सर, वो परिवार में भी होता है, घर में होता है सर, वो होता रहता है। उससे इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री की कोई ग्रोथ नहीं रुकती इससे, हर चीजें अपने रूटीन पे चलती रहती है धर्म बाबू। अगर ये सब नहीं होगा तो आप लोगों को कहाँ से मसाला मिलेगा? आप लोग भी तो दूरबीन लेके यही खोजते रहते हैं, बोलो कुछ और हेडलाइन यूट्यूब की कुछ लिख देते हैं। मैंने आपसे इंटरव्यू में कभी नहीं बोला कि पवन सिंह मुझे काम नहीं देते। मैंने कहा था हीरो मेरा नाम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मेरा नाम जब आता है तो तुरंत खुश हो जाते हैं। अब हेडिंग आ जाती है, संजय पांडे को कोई हीरो रिकमेंड नहीं करता। सर आप लोग शीर्षक बदल देते हैं महाराज। नहीं सर, लेकिन आप मेरे जितने भी इंटरव्यू देखिए, जो स्टार बोलता है मैं वही दिखाता हूँ, वही टाइटल होते हैं। अपने मन का टाइटल मैंने कभी लगाया ही नहीं। मैं पर्सनली आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपके पास सवाल बहुत अच्छे होते हैं, और आपके साथ सच में मुझे एक छोटे भाई जैसी फीलिंग आती है कि बात करने में बहुत मजा आता है धर्म बाबू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द अपनी तरफ से भोजपुरी की दिशा और दशा को बदलने में अपना पूरा सकारात्मक सहयोग देंगे। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश होगी, आपका आशीर्वाद साथ में है। आपके देसी भारत को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये चैनल भोजपुरी सिनेमा का एक सिंबल बने, एक पहचान बने। वाह सर, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन ऐसे छोड़ेंगे नहीं, जाते जाते आप एक सर आप एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो चंद लाइनें
जो आजकल आपके जहन में चल रही हैं सर, वो एक बार हो जाए, उसके बाद ही सर आपको छोड़ेंगे आज। मैं यार वो मुझे याद नहीं, पहले सुनाया था मैंने। अभी मैं रश्मि रथ की एक उनके रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पोस्ट कर रहा हूँ फेसबुक पे, जो मैंने पढ़ी है और बहुत पहले पढ़ा था। उसकी कुछ लाइनें मैं सुना देता हूँ आपको जाते जाते। किताब मेरे सामने जी रखी प्लीज प्लीज। ये सबका है। जब हस्तिनापुर जाते हैं भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास संधि संदेश लेके पांडवों का, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अची न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मंच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। वाह वाह वाह, क्या मजा आ गया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, अपने फैंस को दिया, दर्शकों को दिया, और वादा करते जाइए नेक्स्ट बार फिर आएंगे सर, हमसे बहुत सारी बात करने के लिए। जरूर, बहुत सारी बात करेंगे। थैंक यू सो मच धर्म, थैंक यू सो मच देसी भारत। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये हैं बहुत ही अच्छे अभिनेता भोजपुरी सिनेमा से मिस्टर संजय पांडे सर, जिनसे ढेरों यहाँ पर बातचीत हुई। हम जानते हैं कि आपके जहन में कुछ सवाल उठे जो होंगे, उन सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए होंगे। और इस इंस्टाग्राम लाइव का फिलहाल यहाँ पर समापन कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते घोषणा के बाद कुछ ही देर बाद देसी भारत पर एक और लाइव होने वाला है, और उस लाइव पर हमारे साथ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का ये जो सॉन्ग आया है परदेसिया, उसकी टीम बैठने वाली है। सॉन्ग पर किस तरीके से काम हुआ है, जनता जनार्दन कितना प्रतिसाद दे रही है सॉन्ग को, और कितनी मेहनत हुई है, इन सारी चर्चा होगी, बहुत सारी बातचीत होगी इस सारे मसले पर, और उसका इंफॉर्मेशन हम आपको बता देंगे। आप बने रहे देसी भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, और जल्द ही हाजिर होते हैं। अपने इस मित्र को, अपने इस दोस्त को, अपने इस होस्ट को, धर्म दुबे को इजाजत दीजिए ना। नमस्ते, हर हर महादेव।